नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी.live। नेताजी.live के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। आइए इस कड़ी में देखते हैं एक विश्लेषण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनावी रणनीतिकार अच्छी तरह जानते हैं कि लक्ष्य निर्धारित करना और हासिल करना दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, लक्ष्य घोषित करने से उसे हासिल करने का दबाव अवश्य बन जाता है। पिछले साल के आखिर में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त मात देकर केंद्र में सरकार की हैट्रिक का नारा देने के बाद से ही भाजपाई रणनीतिकार लक्ष्य पूर्ति की जाल बिछाने में जुट चुके हैं। प्यार और जंग में सब जायज होता है कि तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी चुनौती पेश कर सकने वाले इंडिया गठबंधन को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भ्रष्टाचारियों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। निर्णय आपको करना है। इतना ही नहीं साथियों, जनता के दरबार में हार चुका इंडी अलायंस अब कैसे मंसूबे पाल चुका है, इसकी भी झलक लगातार देखने को मिल रही है। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं। वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे इस पर मौन रहते हैं, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। भाइयों बहनों, मोदी 10 साल से बैठा है, तुम्हारी लगाई हुई आग को बुझा रहा है। अपनी सरकार को चुनौती देने के इरादे से बने 28 विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया के अंतर्विरोधों के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव के लिए जैसी जाल बिछाई है, वह राजनीतिक प्रबंधन की मिसाल ही कही जा सकती है। तीसरी बार सत्ता में आने की राह में जिन जिन राज्यों में जिन जिन क्षेत्रों से मुश्किलें पेश आ सकती थी, वहां अलग ही तरह की घेराबंदी हुई है। ऐसी घेराबंदी जिसमें विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बिखराव के कगार पर आ गया है। यहां तक कि विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश कुमार एनडीए में लौट गए हैं। वहीं जयंत चौधरी की पाला बदल की औपचारिक घोषणा होना शेष है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पहले ही अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब से दिल्ली तक कांग्रेस को सीट शेयरिंग के मामले में एक तरह से ठेंगा दिखा दिया है। पार्टी ने इंडिया का संयोजक नहीं बनाए जाने पर नीतीश की निराशा को भापा और जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया तो एक दूसरे के लिए बंद बताए जाने वाले खिड़की दरवाजे एकाएक खुल गए। राजनीति के जानकारों का अनुमान है कि बिहार का चुनावी समीकरण अब फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुक सकता है। इंडिया गठबंधन बनते वक्त एक बार तो सत्ता पक्ष का वर्ष 2019 में बना आंकड़ा भी संशय के घेरे में दिख रहा था। कहा यह भी जा रहा था कि अब की बार 400 पार का लक्ष्य एनडीए के लिए दूर की कौड़ी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 370 सीटों का है, जबकि पूरे एनडीए का लक्ष्य 400 पार का है। 14 लोकसभा सीटों वाले झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का दांव फिलहाल उल्टा पड़ गया, लेकिन 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद कांग्रेस में जारी सेंधमारी भी उसी चुनावी बिसात का हिस्सा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए हैं।
शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद अचानक बड़े भाई वाली मुद्रा में आ गई है कांग्रेस। अगर नहीं संभली तो महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी को चुनावी समीकरण अपने पक्ष में करने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आएगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाली बसपा की मायावती के मन में भले ही कुछ भी हो, पर यह माना जा रहा है कि फायदा अंततः भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। शायद इसे भांपते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी इंडिया के अंतर विरोधों का फायदा उठाया। सपा के अखिलेश यादव ने जब रालोद को दी 7 सीटों में से 3 पर सपा और 1 पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारने का दबाव जयंत चौधरी पर बनाया। इस प्रकार बदले हालात में यूपी में अब कांग्रेस सपा के बीच सीट बंटवारे का जो भी अंजाम हो, लेकिन सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाना आसान नहीं लगता है। कर्नाटक की सत्ता गंवाने के बाद वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने नए सिरे से चुनावी बिसात बिछाई है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की जनता दल सेक्युलर से गठबंधन के बाद लिंगायत दिग्गज बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाने, साथ ही एक और लिंगायत पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार की घर वापसी हो गई है। 13 व 7 लोकसभा सीटों वाले पंजाब और दिल्ली में सत्तारूढ़ आप के अपने दम पर चुनाव लड़ने के ऐलान के पीछे भारतीय जनता पार्टी की भूमिका देखना अभी जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को लगने वाला हर झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत देने वाला ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर इतना जरूर है कि दक्षिण भारत के 2 बड़े राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अभी तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच से बाहर है। तमिलनाडु में तो दूसरे प्रमुख दल अन्ना द्रमुक ने सनातन धर्म विवाद के चलते भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन भी तोड़ दिया। जाहिर है इन राज्यों में चुनावी बिसात भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं, पर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न के ऐलान से उसने चुनावी समीकरण साधने की कोशिश अवश्य की है। आपने देखा नेताजी.live में ये विश्लेषण। आगे भी हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।